हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ हिंदी मीडियम क्लास। हमारा एसएस की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका तीसरा चैप्टर नाथसीवाद और हिटलर का उदय कंटिन्यू है। इसके अंदर हम नाथसियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था, पूरे विश्व को वो किस नज़र से देखते थे या खुद को कैसे मानते थे। तो नाथसियों ने जो अपराध किए थे वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। यानी नाथसी क्या है, अपने आप को एक अलग कौम समझते थे, खास तरह की कौम जिनकी खुद की मान्यताएं थी। तो उनसे जो अलग होते उनके साथ वे अपराध की घटनाएं करते थे। नाथसी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का ही पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। यानी नाथसी लोग मानते थे कि सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं है। यानी कुछ क्या है, उच्च होते हैं, खुद को वे उच्च समझते थे। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे, यानी बराबर नहीं हो सकते, ऐसा हिटलर मानता था और नाथसी भी मानते थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यदि वे समाज को देखते तो खुद जो जर्मन थे, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक यानी आर्य बताते थे खुद को। यूरोपीय देशों में रहने वाले जर्मन या ऐसे मिलते जुलते लोग क्या होते हैं, नॉर्डिक। और ब्लॉन्ड क्या होते हैं, जो नीली आंखें और सुनहरे बालों वाले लोग होते हैं। तो ये मानते थे कि ये समाज के अंदर सर्वश्रेष्ठ हैं, जो जबकि यहूदी लोग हैं वे सबसे कमज़ोर, कमतर होते हैं। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था, कट्टर शत्रु। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। यानी कि सबसे ऊपर क्या है, जर्मन आर्य हैं और सबसे नीचे यहूदी। बाकी जो बच गए वो क्या है, इनके बीच में है। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। हिटलर जो डार्विन और स्पेंसर है इनका समर्थन करता था। इनकी जो विकासवाद की सोच थी उनको मानता था। डार्विन क्या था, एक वैज्ञानिक, प्रकृति विज्ञानी, जिन्होंने विकास एवं प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। डार्विन ने यह बताया था किस प्रकार पौधे और पशु हैं वे इवोल्व हुए हैं समय के हिसाब से, पहले किस प्रकार के थे, बाद में कैसे हुए हैं। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार को क्या हिटलर काफी मानता था और इसी पर इसका पूरा दृष्टिकोण आधारित था कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। तो हिटलर सोचता था कि हम सबसे योग्य हैं, इसलिए हम पूरी जो यूरोप है इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और हम ही जिंदा बचेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही बचेगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन ने तो ये सोच क्या है, पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या के आधार पर की थी। इसका विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदली हुई वातावरणीय परिस्थितियों में खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यानी जो प्रजाति चाहे पशुओं की है, पौधों की, चाहे मनुष्यों की, वातावरण की परिस्थितियां बदलती हैं, जो खुद को उनके अनुसार ढाल लेती हैं उसी वातावरण में, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। ये विचार था। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और इसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। डार्विन ने ये क्या है, केवल प्रकृति का एक नियम है वह बताया था कि जो फिट रहेगा वही बचेगा या खुद को ढाल लेगा वही बचेगा। इंसानों की हस्तक्षेप की वकालत नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा दिया। तो नाथसियों ने इसका सहारा लेते हुए दलील दी कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा बची रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम रखना है। यानी हम ही बचेंगे, दूसरों को हम
मार देंगे। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनस्त्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। यानी कि साम्राज्यवाद हम कह सकते हैं कि वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। अपने मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। नए इलाकों में जाकर बसने वाले लोगों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में वह जर्मन शासक राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। तो ये हिटलर की पूरी सोच जो दिखाता है। दो प्रकार की सोच, दो विचारधाराएं वो मानता था। एक तो नस्ल के हिसाब से कि हाँ हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम ही ताकतवर हैं, हम ही जिंदा बचेंगे, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। और दूसरी विचारधारा कि हम अपना साम्राज्य फैलाएंगे, नए नए इलाके जीतेंगे, युद्ध करेंगे, ताकि जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और शक्ति इकट्ठी हो सके। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से ही एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके, कि जर्मनी फैले, बहुत बड़ा राष्ट्र बने भौगोलिक दृष्टि से, तो सारे जो जर्मन आ रहे हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे कर सकें। पोलैंड इसकी पहली प्रयोगशाला बनी। पोलैंड के ऊपर सबसे पहले उसने आक्रमण किया। एक हिटलर ने जो किताब लिखी, हिटलर सीक्रेट बुक्स, जो टेलर ने किताब लिखी, उसके अंदर हिटलर लिखता है, यानी हिटलर के जो वचन है ये क्या है, ये पृथ्वी न तो किसी को इससे मिलती है और न तोहफे में। नियति ने उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है, जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। यानी पृथ्वी हमें तोहफे में नहीं मिली, न हिस्से मिली है, उनको मिली है जो इसको जीत सकते हैं। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार। किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो तो हम जीत सकते हैं। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। तो किताबों के माध्यम से भी हिटलर की सोच है वो पता चलती है। एक क्रियाकलाप है कि इनसे हिटलर के साम्राज्यवादी मंसूबों के बारे में आपको क्या पता चलता है। तो सीधा सा पता चलता है कि वो अपना राष्ट्र है वो फैलाना चाहता था। आपकी राय में इन विचारों पर महात्मा गांधी हिटलर से क्या कहते? महात्मा गांधी इससे क्या है सहमत नहीं होते। उन्होंने हिटलर को पत्र लिखा है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।